हेलो एवरीवन, वेलकम टू रतामरा कॉमर्स क्लासेस। एंड हम कर रहे हैं थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एंड पार्ट वन हम इससे पहले कर चुके हैं जो क्लासिकल थ्योरी पर बेस्ड था। आज हम कर रहे हैं मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरीज। एंड सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरी होती है। थ्योरी कम अप आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड है उसके बाद ये थ्योरी आई है मॉडर्न थ्योरीज। एंड वर लार्जली डेवलप्ड बाय बिजनेस स्कूल्स प्रोफेसर्स। और इसको क्या है कि डेवलप्ड किसने किया था? तो जो बिजनेस स्कूल जो प्रोफेसर्स थे उन लोगों ने इसको डेवलप किया, इन थ्योरीज को डेवलप किया। सच थ्योरी कम अप आफ्टर राइज इन पॉपुलैरिटी ऑफ एमएनसीज, कि जब एमएनसीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई तब ये थ्योरीज आई हैं, मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरीज। क्लियर है आपको? अब इसमें देख लेते हैं फर्स्ट थ्योरी क्या है। तो जो मॉडर्न बेस्ड थ्योरीज जो हैं उसका फर्स्ट थ्योरी है कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। अब ये कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी क्या बोलते हैं? तो कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी जो है, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी आल्सो नोन एज लिंडर हाइपोथेसिस। तो कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरीज को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं लिंडर हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ये याद रखना आपने। एंड वाज डेवलप्ड बाय स्वीडिश इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। और इसको डेवलप किसने किया था? तो नाम याद रखना आपने कि वाज डेवलप्ड बाय स्वीडिश। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था स्टेफन लिंडर था। और ये थ्योरी आई कब है? तो ये थ्योरी आई है 1961 में। इट प्रोवाइड डिमांड बेस, और ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है डिमांड बेस एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और ये बताता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताता है, पार्टिकुलरली फोकस करता है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के पर। ठीक है, तो जो कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी है इसका किस पे ज़्यादा फोकस है? तो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड को लेके है। अब इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड क्या होता है? जब आप टू कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है तो उसे बोला जाता है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। तो कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी वहाँ पर एप्लीकेबल होगी, उस कंट्री पर एप्लीकेबल होगी जहाँ पर क्या है कि जो डेवलपमेंट का लेवल जो है और प्रेफरेंस जो लोगों की है वो क्या हो, सेम हो। अब जैसे इसमें भी बोला है कि कंज्यूमर इन कंट्रीज, ठीक है, कंज्यूमर इन कंट्रीज एट अ सिमिलर स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, कि मतलब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं, और ये ट्रेड दो कंट्रीज कब कर सकती हैं? एज पर कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी। तो जहाँ पर क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो लेवल है वो सेम है, स्टेज ऑफ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सेम है। एंड ऑफन मेजर्ड, अब ये स्टेज जो मतलब स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये पता कैसे चलेगा कि भाई सिमिलर है या डिफरेंट है? तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये बोला है कि ये मेजर किया जाएगा, तो ऑफन मेजर्ड बाय पर कैपिटा इनकम। ठीक है ना, कि लोगों की पर कैपिटा इनकम कैसी है, यानी हमारे मतलब सपोज कि हम इंडिया में हैं, तो जैसे कि हम इंडिया में हैं तो हमारी जो इंडियंस की पर कैपिटा इनकम है और जिसके साथ हम क्या है कि ट्रेड करना चाहते हैं उसकी पर कैपिटा इनकम देख लो, जिस भी कंट्री के साथ आप ट्रेड करना चाहते हो। ठीक है ना, अगर वहाँ की कैपिटल पर कैपिटा इनकम, हाँ इंडिया की पर कैपिटा इनकम, हम दो कंट्रीज है ये इनकी सेम है, ठीक है ना, तो फिर मतलब क्या है कि ये जो है कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी वहाँ एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, एंड ट्रेंड टू हैव अ सिमिलर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और वहाँ के लोगों की और हमारे लोगों की क्या है कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट भी सेम होना चाहिए एंड प्रेफरेंस भी लोगों की सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर डिफरेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया फिर तो ट्रेड हो ही नहीं सकता, यानी हमारा टेस्ट अलग है उनका अलग है तो फिर नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो पहला तो ये बोला है कि फर्स्ट कंडीशन तो ये होना चाहिए कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, उसमें सिमिलरिटीज होनी चाहिए। सेकंड इसमें क्या बोला है? तो सेकंड बोला गया है इसमें, तो सेकंड इसमें बोला गया है कि डोमेस्टिक डिमांड फर्स्ट। ठीक है ना, डोमेस्टिक डिमांड फर्स्ट क्या, इसका मतलब क्या हुआ? तो डोमेस्टिक डिमांड फर्स्ट का मतलब है कि आप कोई चीज़ बना रहे हो ना, ठीक है, तो वो सबसे पहले आप अपनी कंट्री के लिए बनाओगे। ठीक है ना, मतलब कोई भी फर्म है तो वो कुछ बना रही है तो किसके लिए बनाएगी? सबसे पहले अपनी कंट्री के लिए बनाएगी। ठीक है ना, और उसके बाद आपने अपने कंट्री को कवर कर लिया, उसके बाद क्या है कि आप क्या है कि और बनाओगे और प्रोड्यूस करोगे और फिर क्या करोगे? एक्सपोर्ट करोगे। सो ये बात यहाँ पर बोली गई है। अब इसमें देखो क्या बोला हुआ है, अब देख लो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो देखो इसमें बोला है डोमेस्टिक डिमांड फर्स्ट। अब डोमेस्टिक डिमांड का फर्स्ट का मतलब क्या है कि लिंडर प्रपोज्ड दैट फर्म फर्स्ट प्रोड्यूस फॉर इट्स होम मार्केट, कि सबसे पहले आप अपने होम मार्केट के लिए प्रोड्यूस करो, यानी डोमेस्टिक मार्केट के लिए प्रोड्यूस करो टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड। सबसे पहले आपने क्या करना है? डोमेस्टिक डिमांड को मीट करना है। तो सेकंड ये प्रिंसिपल है। थर्ड नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल क्या है। तो बोला है कि नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका एक्सपोर्ट टू सिमिलर मार्केट। आपने किसको एक्सपोर्ट करना है? सिमिलर मार्केट को करना है। व्हेन द फर्म टुक टू एक्सपोर्ट, जब क्या है कि जो मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट टू सिमिलर मार्केट, आपने क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है टू सिमिलर मार्केट को करना है। व्हेन फर्म लुक, जब फर्म क्या कर रही है? देख रही है टू एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी व्हेन फर्म लुक टू एक्सपोर्ट, जब क्या है कि फर्म एक्सपोर्ट करना चाहती है, दे फाइंड द मोस्ट सक्सेस इन कंट्रीज विद अ सिमिलर इनकम लेवल कंज्यूमर प्रेफरेंस। मतलब क्या रखे कि आपको मतलब क्या है कि सक्सेस तब मिलेगा उस कंट्री में, मतलब एक्सपोर्ट करके मिलेगा अगर आप क्या है कि वहाँ आप सबसे पहले उस कंट्री की क्या देख लो? इनकम लेवल देख लो और कंज्यूमर की प्रेफरेंस देख लो। ठीक है ना, एज दीज ओवरलेपिंग डिमांड, और इससे क्या कर सकते हो? आप ओवरलैप कर सकते हो डिमांड को एंड क्रिएट ए नेचुरल मार्केट। और वहाँ पर क्या होगा? देखो जब इनकम लेवल वहाँ की
आपकी कंट्री से मैच करता होगा जिसमें भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उन कंज्यूमर का प्रेफरेंस और इनकम लेवल अगर क्या है सेम है, तो वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा अ नेचुरल मार्केट फॉर देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कि आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए एक नेचुरल मार्केट, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे और आपका सामान बिक जाएगा। क्लियर? आपके लिए ट्रेड करना ईज़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का मतलब क्या होता है? तो आपने ट्रेड किसके साथ करनी है? इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड करना है आपने। तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन करना है व्हाई कंट्रीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिमिलर सिमिलर बट डिफरेंट गुड्स, ठीक है ना, और विद इन द सेम इंडस्ट्री, ठीक है। सो ये है। अब ये जो कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी है ना, इनको ना थोड़ा सा यहाँ पर हम और अच्छे से समझ लेते हैं। ये जो पिक्चर्स हैं इनमें देखते हैं। देखो, अंडरस्टैंड द कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, ठीक है। और इसमें फर्स्ट पार्ट जो अभी हमने करा है कि ओवरलैपिंग डिमांड एंड प्रेफरेंस, कि आप क्या कर सकते हो कि डिमांड जो है और प्रेफरेंस उसको आप क्या कर सकते हो, ओवरलैप कर सकते हो। जैसे ये इसके थ्रू बताया भी है आपको, क्या रखा है, जैसे कंट्री ए है और उसमें इन्होंने एग्जांपल में लिया है यूएसए लिया है, और कंट्री बी क्या है, जर्मनी है, ठीक है। तो ये बता रखा है कि आप कैसे, मतलब क्या है कि डिमांड को आप कैसे ओवरलैप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर आप इनकम देखोगे कि दोनों कंट्रीज की जो पर कैपिटा इनकम है या जो डेवलपमेंट लेवल है वो क्या है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सेम है, होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इसमें क्या है कि प्रेफरेंस वगैरह, टेस्ट वगैरह भी सेम होना चाहिए। अब इसमें कह रखा है कंज्यूमर इन अ कंट्री इज एट अ सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैव अ सिमिलर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जहाँ पर सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है तो मोस्टली वहाँ पर क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी लोगों का सिमिलर होता है। फिर इसमें बोला है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, ठीक है। तो आप इंटर इंडस्ट्री ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि सेम चीज़ें हम बना रहे हैं, ठीक है ना, बट क्या है डिफरेंट फीचर्स हैं। अब जैसे कार तो सपोज यहाँ भी बन रहा है, ठीक है ना, कार बन रहा है और यहाँ पर भी क्या है, बन रहा है, ठीक है। बट इसमें क्या है, डिफरेंट फीचर्स हैं। ये वाला जो कार बन रहा है यूएसए ने डिज़ाइन किया है ऑटो, और ये क्या है, इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। और जो जर्मन इंजीनियर ने जो ऑटो बनाया उसके क्या है, डिफरेंट परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। तो इसके फीचर्स डिफरेंट है, इसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट है, ठीक है। सो आप मतलब क्या है कि अब है तो चीज़ सेम ही, ठीक है ना, बट क्या है कि और आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे की कंट्री में क्या कर सकते हो कि आप इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। यानी अगर यहाँ पर कोई पर्सन है, उसको मतलब वो फीचर्स चाहिए जो इस कार में है, तो वही आप क्या कर दोगे कि आप यहाँ इसको एक्सपोर्ट कर दोगे, और सेम इस तरह यहाँ पर भी होगा। इसमें थर्ड पार्ट है फर्म बिहेवियर, राइट। अब यहाँ पर जो फर्म है उसके पास 2 मार्केट्स अवेलेबल है, राइट। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर क्या होगा कि जो फर्म है, फर्म के पास क्या है, 2 मार्केट्स है। तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, फर्म फर्स्ट प्रोड्यूस फॉर होम मार्केट। सबसे पहले क्या है कि फर्म के पास अवेलेबल तो है 2 मार्केट, बट वो सबसे पहले किसके लिए प्रोडक्शन करेगा, होम मार्केट के लिए करेगा। देन शी टू कम्फर्ट ऑफ फैमिलियरिटीज इन अ सिमिलर मार्केट, और फिर उसी तरह की मार्केट को वो प्रेफरेंस देगा। सो ये आपका थर्ड पार्ट है। अब वो क्या है, फोर्थ पार्ट में इसमें क्या बता रखा है, कंपैरिजन ऑफ सिनेरियो, कि हमने ये जो सब कुछ पढ़ा उसका क्या है कि फाइनली मतलब क्या है कि ओवरऑल सिनेरियो क्या बोलता है। तो क्या रखा है कि इसमें बता रखा है कि हाई सिमिलरिटी, अगर देखो तो आप क्या है कि 2 कंट्रीज में क्या हो रहा है कि आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं 2 कंट्रीज, ठीक है ना। तो अगर जो उनकी क्या है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रेफरेंस अगर सिमिलर है, देन क्या होगा, हाई ट्रेड कर पाओगे, ठीक है ना। कि जिस भी कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और आपकी डिमांड, आपके प्रेफरेंस, आपका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मैच करता है कि जिस भी कंट्री के साथ आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, हाई सिमिलरिटी अगर है, सिमिलर अगर चीज़ों में है तो हाई आप ट्रेड कर पाओगे। बट अगर क्या है, सिमिलरिटी लो सिमिलरिटी है, ठीक है ना, तो आप ट्रेड आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे, आप लेस ट्रेड करोगे, ठीक है। तो ये, तो थर्ड जो है थ्योरी हमारी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। अब इसमें क्या बोला गया है कि द इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी IPLC थ्योरी डेवलप्ड बाय, इसको डेवलप किसने किया था, हार्वर्ड के जो प्रोफेसर थे उन्होंने डेवलप किया। और इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था रेमोंड वर्नन था। इन द मिड 1960s में ये थ्योरी लेके आए थे। अब इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि अ प्रोडक्ट गोज थ्रू लाइफ साइकिल, कि जो प्रोडक्ट होता है वो लाइफ साइकिल से गुजरता है। और इसमें क्या है कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, तो इसमें बता रखा है कि पहले तो होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर होता है ग्रोथ स्टेज, फिर होता है थर्ड है मैच्योरिटी, और फिर फोर्थ स्टेज इसमें बताया कि डिक्लाइन स्टेज आ जाता है। अब इसमें क्या बोला है कि द कंट्री वेयर द प्रोडक्ट इज फर्स्ट लॉन्च, कि जहाँ पर कोई भी मतलब क्या है प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जिस भी कंट्री में लॉन्च होता है, तो वो स्टार्टिंग में वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अब इनोवेटर कहलाता है। और एट द एंड, और जब वो क्या है कि कंट्री का एंड स्टेज आता है यानी डिक्लाइन स्टेज आता है ऑफ द साइकिल, द इनोवेटर, कि जो इनोवेटर है यानी जो लेके आया था उस प्रोडक्ट को, वो इंपोर्टर बन जाता है। सो ये इसके बारे में बताया हुआ है। अब इस बात को हम और अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से हमें समझ में आने वाला है ये जो डायग्राम गिवन है। तो इस डायग्राम को हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है थ्योरी है, तो उसके डिफरेंट स्टेजेस को समझते हैं, तो ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देख, जैसे इसमें बता रखा है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप क्या होते हैं कि इंट्रोडक्शन होगा कोई भी चीज़ का, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ क्या है कि आपने इन्वेंशन किया, उसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। सो फर्स्ट ये बता रखा है कि ये पहला स्टेज है, और ये इंट्रोडक्शन का स्टेज है कि कोई मतलब कंपनी होगी, कोई फर्म होगा जो कोई भी प्रोडक्ट क्या है उसने इन्वेंशन किया है, और तो ये उसका क्या कहलाएगा, इंट्रोडक्शन स्टेज, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट स्टेज, और इसे इनोवेशन
जैसे इसे इन्होंने एग्जांपल ले रखा है कि इनोवेशन हुआ कहाँ पे हुआ, कोई चीज़ का यूएसए में हुआ। अब इन्होंने फ़ोन ही दिखा रखा है, ठीक है ना, कि सपोज़ ये आईफ़ोन है, ठीक है? तो ये कहाँ पे इसका इनोवेशन कहाँ हुआ कि ये यूएस में हुआ, ठीक है? और उस टाइम फिर मतलब क्या था, हाई कॉस्ट था, जब कोई भी चीज़ मतलब क्या नया-नया आता है ना, ठीक है? तो उसका कॉस्ट क्या होता है, हाई लगता है, ठीक है ना? और फिर क्या है कि वो लोग ना एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना? वो अपनी ही कंट्री को बेचेंगे ना। और उसमें हाई कॉस्ट होगा और नो एक्सपोर्ट होगा, ये बोला हुआ है। तो ये पहला है इंट्रोडक्शन का स्टेज है। फिर जब आप सेकंड स्टेज पे आओगे, ठीक है ना? ठीक है? तो अब आप सेकंड स्टेज पे हो और ये तो सेकंड स्टेज आपका ग्रोथ का स्टेज होता है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या है कि एक्सपोर्ट शुरू हो जाते हैं और क्योंकि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, आपने इंट्रोड्यूस किया और सक्सेसफुल भी हो गया, तो मतलब क्या है कि सही निकला, तो लोगों ने आपके क्या है कि आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना? और फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगी और आपने एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। तो ग्रोथ स्टेज जो सेकंड स्टेज है, उसमें ये होता है कि आप एक्सपोर्ट भी करने लग जाते हो और आपको क्या है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट भी मिलने लग जाती है, ठीक है? सो ये है कि सपोज़ कि आपने क्या है ये आपने मतलब एक्सपोर्ट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे यूरोप और जापान में, इनमें एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक्सपोर्ट करना कब स्टार्ट किया, जब आप क्या है ग्रोथ स्टेज पे एंटर हुए। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का थर्ड स्टेज जो है वो कौन सा है, मैच्योरिटी स्टेज। अब यहाँ पर मैच्योरिटी स्टेज पे क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट होता है वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्टेज में आ जाता है एंड ग्लोबल आप प्रोडक्शन करने लग जाते हो। पहले तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना? फिर उसके बाद मतलब क्या है, आपने क्या कर दिया, आपके मतलब प्रोडक्ट की अच्छी डिमांड वगैरह होने लगी, आपका सक्सेसफुल बहुत हो गया प्रोडक्ट और आप क्या एक्सपोर्ट पहले तो करते थे और अब आपने क्या कर दिया, ग्लोबल प्रोडक्शन कर दिया। यानी क्या है, पहले तो आप अपनी कंट्री से बना के सामान और क्या है कि फॉरेन जिसको भी चाहिए होता है, जिस भी कंट्री को चाहिए होता है, आप एक्सपोर्ट कर देते थे, बनाते थे अपनी कंट्री में। बट क्या है कि ग्लोबल प्रोडक्शन में क्या हो गया कि आप वहाँ जाके उस कंट्री में जहाँ पर उसकी डिमांड है, वहाँ पर क्या है, अपने फैक्ट्री सेटअप कर दोगे। तो ये होता है मैच्योरिटी स्टेज में। बट फिर देन आता है आपका फोर्थ स्टेज जो है डिक्लाइन का स्टेज है, ठीक है ना? अब डिक्लाइन स्टेज पे क्या करते हो, तो डिक्लाइन स्टेज पे क्या होता है, जो इनोवेटर था यानी जो जिसने इन्वेंशन किया था, इनोवेटर था, वो बिकम क्या हो जाता है, इंपोर्टर। यानी अब आप क्या है कि क्या कर रहे हो, वो कंट्री क्या इंपोर्टर बन जाता है डिक्लाइन स्टेज पे और अब वो क्या है कि बनाने के बजाय क्या करेगा, उसको जो भी ज़रूरत है वो इम्पोर्ट करेगा। सो ये है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है? सो ये है। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी बता रखे हैं। तो क्या रखा है कि लिमिटेशन ये है कि ये जो मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात हो रही है, ये एप्लीकेबल कहाँ होता है? तो ये मतलब क्या मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट के लिए ये एप्रोप्रिएट है, ठीक है ना? और प्रोडक्ट के लिए कहता है कि ये एप्रोप्रिएट नहीं है। सम प्रोडक्ट नॉट ईज़ी कैरेक्टराइज्ड स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। अब बोला कि जो प्रोडक्ट की मतलब क्या है कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप इजीली उसको क्या है कैरेक्टराइज कर सको कि मैच्योरिटी डिक्लाइन, तो वहाँ पर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगा। मोस्ट रेलिवेंट टू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस थ्रू मास प्रोडक्शन। और कह रखा है कि अगर आप स्मॉल मतलब क्या प्रोडक्शन कर रहे हो तो वहाँ पर स्मॉल लेवल पे, तो वहाँ पर ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की मतलब क्या है कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना? या लोकल चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कह रखा है कि आप मास प्रोडक्शन कर रहे हो ना, तो वहीं पर ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की थ्योरी है ना, वो काम आती है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। कैल्विन लैंकास्टर ने दिया था एंड वर इकोनॉमिक्स थे, ये लोग कौन थे, इकोनॉमिक्स थे एंड इंट्रोड्यूस दिस थ्योरी इन 1980s और इन्होंने 1980s में ये थ्योरीज लॉन्च की। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर बोला है कि द थ्योरी मेजोरिटी फोकस ऑन द मल्टीनेशनल कंपनीज यानी MNCs, ठीक है, उस पर ये फोकस करता है। देयर स्ट्रैटेजिक एंड एफर्ट्स टू गेन ए कंपेरेटिव एडवांटेज ओवर द अदर सिमिलर ग्लोबल फर्म इन देयर इंडस्ट्री। सो ये है कि हमने कंपेरेटिव एडवांटेज देखनी है, ठीक है ना? और सिमिलर ग्लोबल फर्म जो है इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उसके बारे में ये थ्योरी क्या बोलता है, ये थ्योरी बोलता है, दे थ्योरी एक्नोज करता है द फैक्ट दैट द फर्म विल फेस ग्लोबल कंपटीशन एंड प्रूव देयर सुपेरिटी। इसमें बोला है कि फर्म को क्या करना चाहिए, फर्म को जो ग्लोबल कंपटीशन उसको फेस करना चाहिए और अपने आप को क्या है प्रूव करना चाहिए कि वो क्या है बाकी कंपनीज से, बाकी जो मतलब क्या है चीज़ें हैं उनसे क्या है सुपीरियर है, बाकी फर्म बाकी जो इंडस्ट्री में लोग हैं उनसे क्या है सुपीरियर है। दे मस्ट हैव श्योरली डेवलप्ड ए कंपिटेटिव एडवांटेज ओवर द ईच अदर। नेक्स्ट इसमें बोला है द वे थ्रू विच द फर्म कैन गेन कंपिटेटिव एडवांटेज वर टर्म एज द बैरियर टू एंट्री फॉर द पर्टिकुलर इंडस्ट्री। और हमें क्या करना चाहिए, हमें मतलब जो भी बैरियर्स हैं एंट्री में, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो उस पर क्या है कि उसको हमने क्या करना है, क्रॉस करना है, ठीक है। अब देखो कह रखा है कि जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करने जा रहे हो या कोई चीज़ मतलब आप बनाने जा रहे हो, सो मतलब क्या है या फिर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या बैरियर्स आ सकती है, ठीक है। सो ये बता रखे हैं, दीज बैरियर्स आर बेसिकली ऑब्स्ट्रक्ट्स हैं दैट अ फर्म विल फेस ग्लोबली। तो क्या रखा है कि अब ये बैरियर्स ये बताते हैं, ये प्रॉब्लम्स, ये क्या है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बता रखा है कि अगर आप क्या है कि एक कंट्री है जो क्या है, अगर क्या है किसी और कंट्री में जाके और या फिर मतलब क्या है वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली भी क्या है तो ये बैरियर्स हैं क्या, ये बैरियर्स बेसिकली ऑब्स्ट्रक्ट्स हैं, ये बैरियर्स है क्या, ये बैरियर्स बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं जो क्या है कि फर्म फेस करेगा, ग्लोबली करेगा एंड व्हेन दे एंटर इन द मार्केट, जब वो मार्केट के अंदर आएंगे। द बैरियर्स दैट कंपनीज एंड द फर्म में ट्राई टू ऑप्टिमाइज। और हम फर्म को क्या करना है, फर्म को इन बैरियर्स को ऑप्टिमाइज करना है यानी कम करने की कोशिश करनी है। क्योंकि देखो जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहे हो तो प्रॉब्लम्स तो आनी है, बट उस प्रॉब्लम को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, ठीक है ना।
तो उसके बारे में बता रखा है। पहले तो आप क्या करो, जब भी आप क्या है कि इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर हो रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने पूरा मार्केट के बारे में मतलब रिसर्च वगैरह करनी है, ठीक है ना। मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च वगैरह करनी है, फिर डेवलपमेंट करना है। एंड द ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो आपने उसकी ओनरशिप भी लेनी है। कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसका इकोनॉमिक स्केल आप पहले से डिसाइड करो कि आप किस लेवल पर आप प्रोडक्शन करोगे। एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड फेवरेबल एसेस ऑफ रॉ मटेरियल, और आपने क्या करना है कि जो भी चीज़ का आप क्या है प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो उसका जो रिसोर्स है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। और फेवरेबल एसेस ऑफ रॉ मटेरियल, कि आप रॉ मटेरियल जो भी आप यूज़ करोगे, जिसका यूज़ करके आपने चीज़ बनानी है, तो वो जो रॉ मटेरियल है वो आपके एक्सेस में होना चाहिए। फिर बोला है कि यूनिक बिजनेस प्रोसेस एंड मेथड एज वेल एज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब आप क्या है कि सक्सेसफुली कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो। एंड अब यहाँ पर क्या बता रखा है कि क्या क्या ज़रूरी है जब भी आप क्या है कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहे हो। सो आप अपनी क्या क्या स्ट्रैटेजी वगैरह बनाओगे, तो उसके बारे में ये बता रखा है। जैसे फर्स्ट इसमें बोला हुआ है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आपने क्या है आपने जो है इसमें बता रखा है ग्लोबल स्ट्रैटेजी राइवली थ्योरी, और ये 90s 80s में आया, और इसमें बोला है कि आप क्या क्या स्ट्रैटेजी बना के चलोगे जब आप क्या है कि इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहे हो। तो पहला बता रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप करोगे, कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका क्या बना करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर सेकंड बोला है कि आप क्या करोगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो वो आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर बोला है इकोनॉमिक ऑफ स्केल आप डिसाइड करोगे, इस लेवल पर प्रोडक्शन करोगे। फिर नेक्स्ट है फोर्थ है यूनिक बिजनेस प्रोसेसेस आप इसमें करोगे। एंड कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज का कंट्रोल होना जरूरी है, ठीक है ना। और तभी आप सस्टेबल कंपटेटिव एडवांटेज ले सकते हो। क्लियर है। सो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास है, और ये कौन सा था, ये हमारा फोर्थ था। नेक्स्ट है फिफ्थ। फिफ्थ क्या है, पोर्टर्स डायमंड मॉडल। पोर्टर डायमंड मॉडल क्या बोलते हैं, तो पोर्टर डायमंड मॉडल जो है ये क्या है, डेवलप्ड बाय मिकाले पोर्टर। तो पोर्टर डायमंड मॉडल जो कौन लेके आया था, तो पोर्टर डायमंड जो मॉडल था डेवलप बाय मिकाले पोर्टर इन हिज बुक। और ये बुक का नाम क्या था, द कम्पिटेटिव एडवांटेज ऑफ नेशन। और ये कब आया, तो 1990 में आया, ठीक है ना। तो 1990 में ये बुक आई। और इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया इट आल्सो, अच्छा ये जो है ना पोर्टर डायमंड मॉडल, इसको क्या है, इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है ना। इसका सेकंड नाम क्या है, इट आल्सो नोन एज द नेशनल एडवांटेज ट्रेड थ्योरी। पोर्टर डायमंड जो मॉडल है उसको इस नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, तो इसमें एक्सप्लेन किया गया फैक्टर दैट आर अवेलेबल टू ए नेशन। सो ये बता रखा है कि इसमें कि एक मतलब नेशन है, एक कंट्री है, उसकी क्या मतलब क्या है, उसके पास क्या क्या फैक्टर्स अवेलेबल हैं। और इसमें बता रखा है 4 फैक्टर टुगेदर फॉर्म पोर्टर डायमंड मॉडल। तो 4 फैक्टर मिलके क्या बनता है एक, तो अगर क्या है कि इसमें बोला हुआ है 4 फैक्टर्स जो हैं, 4 फैक्टर टुगेदर फॉर्म पोर्टर डायमंड मॉडल, उस मॉडल को बनाता है। दिस फैक्टर कैन बी कम्पिटेटिव एडवांटेज टू द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री। फिर इसमें बोला है एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम दैट इंडस्ट्री वेयर द डायमंड इज फेवरेबल, कि जहाँ पर आपके लिए सिचुएशन फेवरेबल है, तो आप उसी कंट्री में आपको क्या करना चाहिए, आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ईजिली अवेलेबल हो जाए, तो वहीं उसी कंट्री में आपको क्या करना है, मतलब क्या है, एक्सपोर्ट करना है। अब ये जो 4 फैक्टर्स के बारे में बताया ना, तो ये 4 फैक्टर्स हैं क्या, तो इसमें बता रखा है, बोला है फैक्टर कंडीशन। फर्स्ट बोला हुआ है फैक्टर कंडीशन, कि फैक्टर कंडीशन यानी जो फैक्टर प्रोडक्शन है उनकी कंडीशंस क्या हैं। दीज आर द नेशनल स्पेसिफिक रिसोर्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन, कि आप कोई चीज़ बनाना चाहते हो तो उसमें जो कौन से रिसोर्सेज आपने यूज़ करना है और क्या वो आपके पास अवेलेबल है। कैटेगराइज करना है आपने, कैटेगराइज, और इन रिसोर्सेज को आपने क्या करना है, कैटेगराइज करना है, बेसिक फैक्टर्स, ठीक है, एंड एडवांस और क्रिएटेड फैक्टर्स। तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स की बात करी गई है, एक तो बेसिक फैक्टर्स हो गए और दूसरा जो एडवांस फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात किया। अब बेसिक फैक्टर्स में क्या आएंगे, तो बेसिक फैक्टर्स में आपके नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, क्लाइमेट्स हो गया और अनस्किल्ड लेबर। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको ये इजिली अवेलेबल हो जाता है। और नेक्स्ट एडवांस फैक्टर्स में क्या आएगा, तो एडवांस फैक्टर में आएगा हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स आपके पास होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होना चाहिए जहाँ भी आप ये प्रोडक्शन कर रहे हो। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ क्या है, सो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है फिर फैक्टर कंडीशंस क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट जो है डिमांड कंडीशन कैसी है, नेचर एंड सोफिस्टिकेशंस ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, कि आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है वो कैसा है। हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लोकल कंज्यूमर फोर्स अ कंपनी टू इनोवेट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी प्रिपेयरिंग दम ग्लोबल कम्पिटेटिव। देखो अगर आपके जो लोकल कंज्यूमर है, अगर वो मतलब क्या है कि उनकी एक्सपेक्टेशन अगर हाई है, तो आप क्या है कि आप उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाओगे, ठीक है। और आपको क्या है कि
इम्प्रूव करोगे अपने क्या है कि क्वालिटी को, ठीक है? और वो फिर इससे आप अपने मतलब क्या है कि कस्टमर के लिए तो कर ही रहे हो, लोकल मार्केट के लिए कर ही रहे हो, डोमेस्टिक मार्केट के लिए आप अच्छा बना ही रहे हो। तो आप क्या है कि अगर आप बेटर आप अपने डोमेस्टिक मार्केट में दे रहे हो तो अपना डिमांड कंडीशन। अब डिमांड कंडीशन में क्या है? एक सेकंड इसको हटाते हैं। सेकंड पॉइंट है डिमांड कंडीशन। डिमांड कंडीशन में क्या है? द नेचर एंड सोफिस्टिकेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। जो मतलब क्या है कि नेचर कैसा है और डोमेस्टिक मार्केट का वो हमने देखना है। अगर हाई एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है ऑफ लोकल कंज्यूमर, अगर हमारे जो लोकल कंज्यूमर हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये हमें क्या करेगा? फोर्स करेगा कंपनी को कि इनोवेट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी, जिससे क्या है कि हमारा खुद का लोकल अगर जो मतलब कस्टमर होगा वो बहुत अच्छा डिमांड करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनोवेट करना पड़ेगा, हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा क्वालिटी। और अगर क्या है कि हम मतलब क्या है इम्प्रूव कर रहे हैं और क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, सो और इनोवेशन लेके आ रहे हैं, तो उससे है ना हमें हमारे जो लोकल कंज्यूमर है वो तो क्या है कि सेटिस्फाई होंगे ही होंगे हमारे प्रोडक्ट से। प्लस जब हम ग्लोबल लेवल पर भी चीज़ें मतलब एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे, सो उस टाइम भी हमारे लिए क्या है कि ये जो हमने इंप्रूवमेंट करी है, तो वो हमारे लिए क्या होगा कि ग्लोबल कंपटीशन को बीट करने में हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, कि उसी से रिलेटिंग और सपोर्टिंग इंडस्ट्री है उसको भी बेनिफिट होता है। द प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनली कंपिटेटिव सप्लायर इंडस्ट्री अदर रिलेटेड सेक्टर क्रिएट्स ए सपोर्टिव इकोसिस्टम दैट फैक्टर्स इनोवेट एंड एफिशिएंसी। और जो आपकी सपोर्टिंग इंडस्ट्री है, ठीक है ना, तो उसके बारे में बोला हुआ है कि जो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनली कम्पिटेटिव एंड सप्लायर इंडस्ट्री जो है एंड अदर रिलेटेड जो सेक्टर है, वो अगर क्या है सपोर्टिव इकोसिस्टम है, तो उससे क्या होगा? फोस्टर होगा, यानी आपका स्पीड के साथ इनोवेशन होगा और आपकी इफिशियंसी क्या होगा? आपकी जो इफिशियंसी है वो इंप्रूव होगी। नेक्स्ट है फर्म की स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है एंड राइवली कैसी है, ठीक है। अगर फर्म की सारी चीज़ें ना किस पर डिपेंड करता है? फर्म की स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है, और फर्म का स्ट्रक्चर कैसा है एंड राइवली कैसी है। एंड दिस रेफर्स टू हाउ कंपनीज आर क्रिएटेड, कि कंपनी को कैसे बनाया गया है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है, मैनेज कैसे किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। द इंटेंस ऑफ डोमेस्टिक कंपटीशन एंड और मतलब क्या है जो लोकल राइवली है इज अ पावरफुल स्टिमुलेट करता है टू इनोवेशन एंड ग्लोबल, कि आप इनोवेशन करो और ग्लोबल जाओ। आप इन्वेंशंस करेंगे और ग्लोबल जाएंगे। अब इस चीज़ को ना इस मतलब ये जो पॉटर डायमंड मॉडल है उसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो पिक्चर्स हैं डायग्राम्स हैं, तो ये पॉटर डायमंड मॉडल है, इसको और अच्छे से समझ सकते हो। और पॉटर डायमंड मॉडल का दूसरा नाम क्या है? उसका सेकंड किस नेम से जाना जाता है? तो थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये लेके कौन आया था? तो मैकेले पॉटर लेके आए थे इन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ ए नेशन। और इसमें क्या है फैक्टर्स की अभी हमने बात की, तो वही इस डायग्राम के बारे में वही सारी चीज़ें बता रखी हैं। जैसे कह रखा है कि फर्स्ट बता रखा है फैक्टर कंडीशन, आपके पास अवेलेबल फैक्टर कैसा है, ठीक है। आपके पास स्किल वर्कर हैं, आपके पास एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है, और कैपिटल रिसोर्सेज हैं और बेसिक फैक्टर्स हैं, सो आप क्या है कि कोई भी चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से आप क्या है कि बना सकते हो। फिर है डिमांड कंडीशन कैसी है? हायर एक्सपेक्टेशन ड्राइव इनोवेशन। अगर क्या है कि आपके जो कंज्यूमर हैं, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, अगर उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो आपको उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब उसमें क्या है कि आपकी क्वालिटी में और नए नए इन्वेंशन लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, ये आपका सेकंड पॉइंट था, डिमांड कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। एंड थर्ड है आपका रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री। रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री में क्या है कि जैसे ट्रांसपोर्ट का हो गया, ठीक है ना, और सप्लाई चेन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई बेस है, सो आप क्या है कि मार्केट के अंदर बहुत अच्छा आप ग्रो करोगे। नेक्स्ट आता है फोर्थ आपका है फर्म की स्ट्रेटजी कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है एंड राइवली कैसी है। अगर क्या है कि ये सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, तो फिर आपका मतलब क्या है कि आपके लिए जो भी आप क्या है कि प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, जो भी इन्वेंशन कर रहे हो, तो उसके लिए अगर ये चारों कंडीशन फेवरेबल है, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, ठीक है ना, और बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें, और आप सिर्फ डोमेस्टिक ही कंट्री को ही बेनिफिट नहीं करोगे, आप इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें फेवरेबल डायमंड, अगर ये चारों ये जो चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, अगर ये फेवरेबल हैं, तो लीड टू कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, और उसमें आप सक्सेस भी आपको मिल सकते हैं। सो ये था, यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है, इसको आप रीड आउट कर लेना। सो ये है आपका, हम कर रहे थे थ्योरी, इंटरनेशनल थ्योरी कर रहे थे, और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एंड उसमें ये हमने पढ़ा था मॉडल थ्योरी, ये कंप्लीट हो जाता है आपका। ये है मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरी, ये पार्ट 2 है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लेके आएंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।